नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। और देखिए, करंट अफेयर्स की एक पूरी सीरीज़ है, जैसा कि पिछली मैं सीरीज़ लेके आया था 3 महीने के करंट अफेयर्स की, उसी तरीके से ये भी पूरी सीरीज़ है जिसमें जून से लेकर के सितंबर यानी 4 महीने का करंट अफेयर हम कवर करेंगे, जून टू सितंबर 2024। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित तैयारी को आप अपने बेहतर बना सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के लिए वैश्विक रैंकिंग अंतर रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी कर दिया गया, जिसके मुख्य तथ्य पे अगर हम नजर डालें तो देखिए, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 है, इसमें भारत की अगर बात करें रैंकिंग की, तो भारत की रैंकिंग 129 है। कुल 146 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और अगर इस तरीके से नीचे से हम देखें तो भारत की जो रैंकिंग हो जाती है वो 18वीं, यानी नीचे से 18वें पायदान पर भारत है। और वैसे रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग भारत की 129 है। 2024 में वैश्विक रैंकिंग अंतर स्कोर में मामूली सा सुधार हुआ है, जहां 2024 में स्कोर 68.5% है। वहीं पिछले वर्ष यानी 2003 में यह था 68.4%, यानी 0.1% का मामूली सुधार हुआ। और इस तरीके से अगर हम 100% पर ये जो असमानता है, लैंगिक असमानता, उसको अगर लाना चाहें तो इसके लिए जो लगने वाला समय इस स्पीड से वो लगेगा 134 साल के आसपास। तो शीर्ष 10 देशों में अगर बात करें तो इसमें से जो 7 देश हैं वह यूरोप के हैं। और यह 7 देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन और स्पेन, ये 7 देश हैं। और ये शीर्ष 7 देश हैं, ये जहाँ पर जो लैंगिक असमानता वो सबसे कम है। आइसलैंड लगातार 15 वर्ष दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। और अगर इसकी स्कोर की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो 93.5% ये स्कोर है आइसलैंड का। और इसके बाद अन्य देशों की अगर बात करें जो आइसलैंड के बाद में आते हैं, तो उसमें फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और स्वीडन। तो ये 5 देश हैं टॉप के, यानी आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। यूरोप में लिंग समानता स्कोर की अगर बात करें तो 75% है। उत्तर अमेरिका में 74.8% है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 74.2% है। दक्षिण एशिया में 63.7% है। और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जो ये प्रतिशत है वह है 61.7%, यानी 61.7%। तो ये कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि संबंधित है आपके विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो 2024 में वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर, श्रुति वोरा। श्रुति वोरा का संबंध किससे? तो घुड़सवारी से संबंध है श्रुति वोरा का। और इन्होंने अभी हाल ही में 3 स्टार ग्रां प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। और इन्होंने जो पीछे किया है, यानी जो सेकेंड पोजीशन पे आई हैं, वो थी मोल्दोवा की तातियाना एंटोनिको, जिन्हों का स्कोर जो है 66.522 था। तो इस तरीके से श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रां प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। तो अमूमन एक प्रश्न देखिए, ज्यादातर तो यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही श्रुति वोरा का संबंध किस खेल से है? तो ये घुड़सवारी संबंधित है। अगला पॉइंट है दिव्या देशमुख। 18 वर्ष की दिव्या देशमुख जो भारत के नागपुर से संबंधित है, ने अभी हाल ही में FIDE अंडर 20 बालिका विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। दिव्या देशमुख ने 6 साल की उम्र में शतरंज खेलना प्रारंभ कर दिया था और अपना पहला बड़ा खिताब इन्होंने जुलाई 2012 में पुडुचेरी में अंडर 7 राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था। और 2013 में इन्होंने ईरान में अंडर 8 एशियाई चैंपियन बनकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई थी। तो दिव्या देशमुख का संबंध शतरंज से है। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेराग्वे। पेराग्वे जो है अंतरराष्ट्रीय सौर संघ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला जो 100वां देश बन गया है। तो ये देखिए, चूंकि ये 100वां देश है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से, खासकर जहां पर पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स जिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सिंपल ऐसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संघ के पूर्ण सदस्य के रूप में नामित होने वाला 100वां देश कौन सा है? तो यह है पेराग्वे। सोलोस चिल्मा मलावी के उपराष्ट्रपति
है। और अभी हाल ही में जो है मलावी के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सॉलोस चिल्मा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों की उस समय मौत हो गई जब वे 10 जून 2024 को विमान में यात्रा कर रहे थे और यह दुर्घटना चिंकगावा पर्वत श्रृंखला के पास हुई थी। और जहां तक मुझे जानकारी कि जब दुर्घटना हो गया तो पहले तो नहीं पता चला, दूसरे दिन इनके जहाज का मलबा जो है चिंकगावा पर्वत श्रृंखला के पास मिला था और उसके बाद ये पुष्टि हो गई थी कि जो सॉलोस चिल्मा मलावी के उपराष्ट्रपति है वो अपनी पत्नी सहित 9 लोगों के साथ इनकी जो है इस वायु दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। तो सॉलोस चिल्मा कौन थे जिनके भी हाल ही में वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये थे मलावी के उपराष्ट्रपति। अगला पॉइंट संबंधित है संग्राम सिंह से। संग्राम सिंह एक चर्चित नाम है। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैंपियन रहे हैं संग्राम सिंह। इनको अभी हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जुड़ने वाले ये पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। इससे पहले 38 वर्षीय संग्राम सिंह महिला पहलवान पूजा तोमर के बाद MMA फाइटर के रूप में प्रतिस्पर्धा करने वाले दूसरे पहलवान भी हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो 648 ईसा पूर्व ग्रीस में हुई थी। एंड अगला कोझिकोड। अभी कोझिकोड हाल ही में चर्चा में था क्योंकि यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट करंट अफेयर्स का है, ये प्रश्न पूछा है और मुझे लगता है कि आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर को अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। तो ये कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये केरल में है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था और अब जाकर जून 2024 में कोझिकोड को जो है केरल का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला पॉइंट, जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इस प्रकार श्रीनगर विश्व शिल्प शहर की मान्यता प्राप्त करने वाला जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद चौथा भारतीय शहर बन गया है। यानी विश्व शिल्प शहर की संख्या आज की तिथि में भारत में कितनी है? तो 4 है। और जो श्रीनगर है वो किस नंबर का है या श्रीनगर से पहले कितने अन्य शहरों को जो है विश्व शहर की मान्यता दी जा चुकी है? तो अन्य 3 शहरों को और भी दी जा चुकी है और ये शहर कौन कौन से? जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर। विश्व शिल्प परिषद की स्थापना की अगर बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भारत की शिल्प विरासत को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए वर्ष 1964 में भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की थी। भारतीय तीरंदाज 17 वर्षीय कुमुद सैनी ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सुवोन में तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा फाइनल में दक्षिण कोरिया की पार्क एरिन को 143-140 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कुमुद सैनी कौन है? तीरंदाज है। और अगर पूछ लिया जाए कि तीरंदाजी एशिया कप 2024 की महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो कुमुद सैनी ने जीता है। अंडर 20 में आएंगी, अंडर 18 17 वर्षीय हैं ये। फ्रैंक डकवर्थ देखिए जो लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है उनके लिए जो डकवर्थ रूल है उन्हें मालूम ही होगा। तो फ्रैंक डकवर्थ जिन्होंने क्रिकेट को डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम दिया था और ये इंग्लैंड के एक सांख्यिकीविद थे। इनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज चैनल में, अभी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में का निधन हो गया है। अरुंधति राय को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सुमित नागल ने जर्मनी में हेलब्रांड नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो सुमित नागल किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। पुरुष एकल की वर्ल्ड रैंकिंग में 95वें स्थान पर मौजूद भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने फाइनल में विश्व के 184वें नंबर के खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड को 3 सेटों से, और ये 3 सेट यानी पहले उसमें 6-1, 6-5 और 7-7, 6-3 से हराया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की है कि भारत दिसंबर 2025 में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। देखिए बोल्ड मैंने इसको कर दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 6 महीने तक
ये पॉइंटर करंट अफेयर्स का, ये सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2025 में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो यह है भारत। पहली बार 24 टीमों के बीच होने वाला टूर्नामेंट जूनियर हॉकी विश्व कप का 14वां संस्करण होगा। मेजबान शहर की घोषणा अभी नहीं की गई, ये बाद में की जाएगी। और 2013 का संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि 2016 और 2021 में क्रमशः लखनऊ भुवनेश्वर में इसकी मेजबानी की गई थी। यानी देखिए चौथी बार ऐसा होगा जब भारत जो है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है 2025 दिसंबर में। इससे पहले 2013, 2016 और 2021 में ऑलरेडी भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की हुई है। 2013 में बात करें तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 2016 में लखनऊ में हुआ था और 2021 में भुवनेश्वर में। तो अभी तक दिसंबर 2025 को मिलाते हुए ऐसा 4 बार होगा जब भारत ने FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी की है। लेकिन लिंक मैं लगातार दे रहा हूँ टेलीग्राम का, जुड़ सकते हैं। और अगर आप देखिए हमारे पेड ग्रुप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एलिट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उसके जीके पार्ट की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी नोट्स PDF फॉर्म में, सभी टेस्ट और 1 लाइनर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे, और जानकारी से भी आप अपडेट रहेंगे। तो अगर उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है PDF में लास्ट में, और लगभग हर PDF में, YouTube में, सब जगह मेरा एक ही नंबर है 9506543831 पे हमें WhatsApp के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और एक बार फिर से चुना जा सकता है, यानी मैक्सिमम आप 2 बार लगातार इस पद पर रह सकते हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति अधिकतम 5 वर्षों तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पद पर रह सकता है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं भी ये करने वाला हूँ, पूरे वर्ष भर के किस तिथि को क्या मनाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उनका आप जो विषय होता है वो अपडेट करते रहा करिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूं, जो प्रमुख दिवस है और उनकी जो थीम है, 1 साल के लिए या 6 महीने में देता रहूंगा, तो सारा आपका अपडेट रहेगा और आपके एग्जाम से पहले कम भी आएगा। तो प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में या विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, और इस दिन पेरिस के सोरबान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। और किसने स्थापना की थी? तो स्थापना की थी ओलंपिक समिति की पियरे डे कॉर्बेट्रीन ने 23 जून 1894 को। वर्ष 2024 के ओलंपिक दिवस के विषय की अगर बात करें तो यह है चलो चले और जश्न मनाएं, लेट्स वॉक एंड सेलिब्रेट। आई हैव द स्ट्रीट, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आत्मकथा वाला मैंने देखा कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में आई पुस्तक या आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, न्यूक्लियस में से किस खिलाड़ी की या किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है रविचंद्रन अश्विन की। आशीष कुमार दास को 5 वर्ष की अवधि के लिए नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग जिन लोगों के पास नोट्स में है या कहीं पर भी आपने लिखा हुआ है तो उसको आप अपडेट जरूर कर लीजिएगा। नीति आयोग के जो निदेशक हैं वो बदल चुके हैं और वर्तमान में है आशीष कुमार दास। UNFCCC के सहायक निकाय जिसको हम बोलते हैं SB60 का मध्यवर्षीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 3 जून से 13 जून 2024 तक जर्मनी के बॉन में आयोजित किया गया, और अमूमन इसको हम बोलेंगे बॉन जलवायु सम्मेलन 2024। देखिए जो जलवायु सम्मेलन मुख्यतः वर्ष में 2 बार होते हैं, ठीक है। तो ये जून का जो मध्य वर्षीय है वो 3 से 13 जून 2024 के मध्य जर्मनी के बॉन में आयोजित हुआ है, जबकि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन जो है वो, जिसको देखिए 60 में हम बोलेंगे UNFCCC COP29, ये 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अब अमरावती हो गई है।
अमरावती भगवान शिव को समर्पित अमरेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है और कभी सातवाहनों और पल्लवों राजाओं की राजधानी हुआ करता था। तो ये पॉइंट आपके भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत बन सकता है। यहाँ से एक पॉइंट कि अमरेश्वर मंदिर का निर्माण किस शताब्दी के समय हुआ था, यह किन राजाओं की राजधानी रहा हो, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। यह कहाँ पर स्थित है। हाल ही में जापान ने भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 24, जिसको हम बोलते हैं जिमेक्स 24 के 8वें संस्करण की मेजबानी की है। जापान ने जिमेक्स के 2 देशों का संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास है, भारत और जापान का। और युद्ध अभ्यास भी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जैसे जिमेक्स जो संयुक्त समुद्री अभ्यास है, भारत और किस देश के मध्य का ये सैन्य अभ्यास है, तो इसमें से ऑप्शन में आपको जापान को सही ऑप्शन टिक करना होगा। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका में पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। हरपाल सिंह बेदी, वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का भी 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया और भारतीय खेलों के गूगल इनको कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय खेलों के गूगल के रूप में से निम्नलिखित में से किस पत्रकार को जाना जाता है या जाना जाता था। तो हरपाल सिंह बेदी, चूंकि अभी देखिए निधन हुआ और खेलों में जो पत्रकारिता के उसमें कहा जाए तो हरपाल सिंह बेदी का एक शीर्ष में नाम है। तो चूंकि खेल का करंट अफेयर्स है और एक इतना महत्वपूर्ण नाम जिसे भारतीय खेलों का गूगल कहा जाता हो, तो इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं जो करंट अफेयर्स तैयार करता हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि जो मैं फैक्ट्स लाऊं उससे आपको समय नहीं बर्बाद होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये जो पॉइंटर आए हुए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो भारतीय खेलों के गूगल कहे जाने वाले हरपाल ने 40 साल से अधिक समय तक खेल पत्रकारिता की है। राजीव तारानाथ, विश्व प्रसिद्ध सरोदवाहक राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्वांचल सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाओं के कारण जून 2024 में रद्द कर दिया। यानी देखिए कारण यह था कि बैंक आरबीआई को ये लग रहा था कि जो पूर्वांचल सहकारी बैंक है, ना तो इसके बाद पर्याप्त पूंजी है और न ही पर्याप्त आय के साधन है। इट मीन्स कि जो निवेशकों का पैसा इसमें लगा हुआ है, जमा हुआ है, हो सकता है कि भविष्य में वो डूब जाए। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और जो यहाँ के उपभोक्ता हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पैसा सबमिट कर रखा, तो जो अपना एक आरबीआई का रूल है उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोगों का पैसा भी रिटर्न किया गया है और किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का यूनेस्को ब्रिक्स वसाई संग्रहालय के लिए चयन किया गया है। स्मृति वन संग्रहालय वर्ष 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। 2001 में जो भूकंप आया था, मुझे याद है, गुजरात में, और बहुत भयानक भूकंप था। और उसमें मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी थी, बहुत पहले मेरी डायरी में कहीं लिखी होंगी। तो हर वर्ष 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2024 को वैश्विक पवन दिवस का आयोजन किया। पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना के केंद्रीय विषय के साथ इस कार्यक्रम में बिजली की मांग को पूरा करने में पवन ऊर्जा की भूमिका, भारत में तटीय पवन ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना और भारत में अपतटीय पवन विकास, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना विषय पर पैनल चर्चाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मई 2024 तक 46.4 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी सौर ऊर्जा के रूप में अगर आज की डेट में पूछा जाए कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग चौथी है। ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। और साथ ही साथ कुछ अन्य पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी विद्युत ऊर्जा स्थापित की क्षमता का 50% और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयासों के लिए पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण घटक है। तो ये टारगेट भारत ने डिसाइड कर रखे हैं। 50% ऊर्जा कब तक चाहिए? वर्ष 2030 तक, और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है भारत ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक है।
तो पहली पोजीशन पे कौन है विश्व का सबसे अधिक, जहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O, जहाँ तक मेरी जानकारी है। केमिस्ट्री वाले जो लोग हैं जिनका विषय उनको अच्छी जानकारी होगी। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक है, जबकि चीन के बाद पहले स्थान पर चीन है। कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन से भी ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन 1980 से 2000 के बीच बेरोक टोक जारी रहा। एक ऐसा साल जब 10 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से खेती के कामों के जरिए वायुमंडल में छोड़ा गया। यानी अधिकतर जो नाइट्रस ऑक्साइड आ रहा है निकल कहाँ से, वो खेती के माध्यम से, जो खेती किसानी की जा रही है वहां से निकल के आ रहा है। और पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों से भी N2O के उत्सर्जन में 40% की वृद्धि देखी गई है। यानी खेती से भी और जो मानवीय गतिविधियां हैं उनके द्वारा भी लगातार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। रिपोर्ट में शीर्ष 10 नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक उत्पादक देशों को अगर सूचीबद्ध किया गया है, जो कि है कौन कौन से। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे में भारत, तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए टॉप 3 कंट्री कौन कौन से, चीन, भारत और अमेरिका। इसके बाद ब्राजील, रूस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की और कनाडा। तो कम से कम 3 नाम तो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। सिप्री की अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 तक भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि अक्सर चर्चा में रहने वाला पाकिस्तान, जहां तक हम सुनते थे कि जिसके पास परमाणु हथियारों की संख्या भारत से ज्यादा है, तो इस रिपोर्ट के आधार पे पाकिस्तान के पास भारत से 2 कम न्यूक्लियर हेड है। यानी भारत के पास 172 है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वार हेड है, इस सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दीपक गोरे एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाले 115 तेल चित्रों के संग्रह को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को दान कर दिया है, या दान करने की बात कही है। नाटो के 6 देश, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेके आया हूँ। नाटो के 6 देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। 1 2 3 4 5 6, यानी लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की इन्होंने बात कही है। यह ड्रोन दीवार नॉर्वे से पोलैंड तक होगी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन और अन्य तकनीकों का उपयोग करेगी। रूस के साथ सीमा साझा करने वाले यूरोपीय देश कौन कौन से हैं, तो यह नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और लिथुआनिया 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ओडिशा के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित मगुनी चरण कुंवर का 87 वर्ष आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 12 फरवरी 1937 को हुआ था। 1984 में उन्हें उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ था और 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद के हाथों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। तो बहुत अधिक चर्चित नाम है और मैं इनकी तस्वीर भी देख रहा था और मतलब काफी जुझारू व्यक्ति मुझे देखने से नजर आ रहे थे। हालांकि मैं ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इन्होंने किस तरह कठपुतली के साहित्य को जिंदा रखने के कितने अथक प्रयास किए हुए थे। आपको भी समय मिले तो जरूर आप इनके विषय में पढ़िएगा, मगुनी चरण कुंवर के विषय में, जिनका अभी हाल में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया और अभी पिछले साल 2023 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो मगुनी चरण कुंवर किसके संबंधित, किस कला से संबंधित है, तो कठपुतली कलाकार है। और किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा राज्य से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हर 2 साल के लिए गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करता है और उसी के अंतर्गत 2025 से शुरू हो रहे 2 साल के स्थायी कार्यकाल के लिए पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अस्थायी सदस्य चुना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 111वें एपिसोड में इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक देशवासी को अपनी मां के प्रति सम्मान स्वरूप कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की और उसकी देखरेख करने की भी अपील की है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है। कम से कम माँ के नाम से जो कोई पेड़ लगाएगा तो उसकी देखरेख भी करेगा। होता क्या है, देखिए पेड़ तो लगाए जाते हैं जुलाई में, लेकिन गर्मियों आते आते जैसे फरवरी या मार्च में गर्मियां शुरू होती हैं तो फिर गर्मी से लेकर जून तक ज्यादातर पेड़ सूख ही जाते हैं। तो जिस हिसाब से पेड़
लगाने का लगातार पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है, उस हिसाब से अभी भी हरियाली देखने को हमें मिल नहीं पा रही। तो निश्चित तौर पे इसके लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो भी कम से कम पेड़ हम लगाएँ, उसकी साल भर कम से कम हमें सेवा भी करें, कम से कम अगली बारिश जो है, उन पेड़ों को मिल सके और वो पेड़ आसानी से अपने विकास को जारी रख सकें। देखिए, जैसे छोटे बच्चों को हमें केयर करने की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है पेड़ों को भी 1 से 2 साल तक वैसे ही केयर करने की ज़रूरत होती है और निश्चित तौर पे अगर ये प्रयास हमारा जारी रहा, तो आने वाले समय में ये पर्यावरण के लिए और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम की अगर बात करें तो यह नई गहराई जगाओ है। 1992 में प्रथम विश्व महासागर दिवस का उद्देश्य महासागर को हाशिए से हटाकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं के केंद्र में लाना तथा विश्व भर में समुद्री और तटीय क्षेत्रों की आवाज को सशक्त बनाना था। तो प्रथम विश्व सागर महादिवस कब मनाया गया था? 1992 में। डॉक्टर इमैनुएल सोबेरन को 2024 से 2029 कार्यकाल के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की नई महानिदेशक चुना गया है। इन्होंने 1 अगस्त 2024 को अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है और WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की 8वीं महानिदेशक बनी है। डॉक्टर इमैनुएल सोबेरन किस देश की हैं? आप कमेंट कीजिएगा हमें। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता है और ये किस खेल वर्ग में खेलते हैं, किस भार वर्ग में? तो फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह रजत पदक जीता है। तो अमन सहरावत किसके संबंधित है? तो ये पहलवान है, कुश्ती से संबंधित है। प्रख्यात भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंग यानी जिनको हम शॉर्ट में AJT जॉनसिंग के नाम से भी जानते हैं, का 7 जून 2024 को बेंगलुरु कर्नाटक में 78 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते निधन हो गया। वह वन्यजीव और उनके प्रबंधन पर शोध करने के लिए देश के प्रमुख संस्थान देहरादून में स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव विज्ञान संकाय के डीन के रूप में सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद भी वो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों से जुड़े थे। देखिए, बाघों के प्रति जो जान सिंह है, इनका बहुत लगाव रहा है और इसी में देखिए आगे दिया हुआ है कि इन्होंने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन, WWF इंडिया और कार्बेट फाउंडेशन जैसे विभिन्न संरक्षण संगठनों से ये जुड़े भी रहे थे। इन्होंने पश्चिमी घाट में स्थित कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त भी ऐसा माना जाता है कि इनका बाघों का जो निवास है उनके प्रति बहुत ही अधिक रुचि थी। निमहांस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेशनल मैंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में रोगी देखभाल और अकादमिक अनुसंधान के लिए एक बहुविषयक संस्थान है। अब कुछ नजर डाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय पदक विजेता। तो सबसे पहले मनु भाकर का नाम काफी चर्चा में रहा है। तो इन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर और सवरजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जो मिश्रित टीम थी उसमें भी कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले जो कि शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने पुरुष 50 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है, जबकि अमन सहरावत कुश्ती 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर बात कर रखी है। तो ये नाम आपको पेरिस ओलंपिक 2024 के विषय में अवश्य ही याद रखने। अभी आगे और भी इससे संबंधित पॉइंट है, कुछ अन्य पॉइंट जो आपको मालूम होने चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन अवधि थी 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों के दल में कुल कितने एथलीट शामिल थे? तो कुल 117 एथलीट शामिल थे। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 पदक जीते हैं और एक रजत और 5 कांस्य। और इनकी डिटेल देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इन 6 पदक की हमने यहाँ पे दे रखी है। 1 2 3 4 5 6 आप देख लोगे। मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक। मनु भाकर और सवरजोत सिंह ने मिक्स टीम है उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक। केवल एक ही रजत पदक आया, वो आया है नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में। जबकि अमन सहरावत ने भी कुश्ती में कांस्य पदक जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। तो कम से कम अगर आप सब नहीं याद रख सकते हैं और एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो ये 6 नाम, 5 कांस्य और 1 रजत आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे।
ठीक है। आगे अभी और भी कुछ फैक्ट्स हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक क्या था? कांस्य पदक था, जिसे जीता था मनु भाकर ने। और ऐसा करके वह ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। यानी ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो भी मनु भाकर ही है। मनु भाकर ने सबरजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद वो ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। यानी पहली महिला भी है और 2 पदक जीतने वाली शूटिंग में भी ये मनु भाकर जो पहली महिला है। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर इसे ओलंपिक किसी एक संस्करण में किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बना दिया। भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा जो है सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपिक बन गया, क्योंकि देखिए स्वर्ण पदक तो आया नहीं, सबसे बड़ा जो पदक हमारे पास आया रजत पदक आया। तो इस तरीके से थैंक्स नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत का नाम गौरव से ऊंचा किया, और अन्य सभी खिलाड़ियों को भी थैंक्स कि हमें गौरवान्वित होने का एक अवसर दिया अपनी मेहनत से और अपने प्रयासों से। अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। और अमन सहरावत की अगर हम उम्र की बात करें, जन्म तिथि में बता रहे हैं, इसमें दिया 16 जुलाई 2003, यानी 21 साल। ठीक है, 2024 चल रहा है, 23 तक हो गया तो करीब 24 साल 21 साल उम्र है। ठीक है। पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में फाइनल से ठीक पहले 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण आयोग घोषित कर दिया गया, और ये काफी चर्चा में भी है। आजकल भी न्यूज में विनेश फोगाट का नाम आ रहा है, और कुछ लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं और कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। तो लोगों का अपना नजरिया है, लेकिन खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो थैंक्स विनेश फोगाट को भी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ तक ओलंपिक तक पहुंची और उन्होंने अपना प्रयास किया जो भी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 16 खेल शामिल किए गए थे। कौन कौन से? मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, तीरंदाजी, एथलीट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस तथा टेनिस। और इनमें कुल 69 पदक स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। देखिए यहाँ क्या है, पेरिस ओलंपिक के 16 खेलों में 69 पदक के लिए भारतीय टीम ने स्पर्धा किया था। हालांकि कुल कितने खेल शामिल थे वो आप गूगल कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। जबकि भारत के अगर पक्ष रखा जाए तो भारत ने 16 खेलों के 69 पदकों के लिए पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से भारत ने 6 पदक जीते, जिसमें से 5 कांस्य और 1 रजत पदक। अब इसके अगला पॉइंट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी फैक्ट्स है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार यानी MIT लगातार 13वें वर्ष विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में बरकरार है। इंपीरियल कॉलेज लंदन 6ठे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, बहुत लंबी छलांग है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 46 विश्वविद्यालयों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर और एशिया में तीसरे स्थान पर है। इसके आगे केवल जापान और चीन है। जापान में 49 है और चीन के 71 विद्यालय हैं। इस रैंकिंग में 61% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जबकि 24% ने अपना स्थान यथावत रखा है, यानी बरकरार रखा, जो पिछले साल था वही है। भारत में शीर्ष स्थान पर काबिज IIT बॉम्बे विश्व रैंकिंग में 2024 में 149वें स्थान से 2025 में 118वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी सुधार हुआ है IIT बॉम्बे की रैंकिंग में। इसके बाद भारत की बात करें तो IIT बॉम्बे के बाद स्थान आता है IIT दिल्ली का। ये भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 197वें स्थान से 47 पायदान नीचे 150वें स्थान पर पहुंच गया है। एंड IIT इंदौर एकमात्र भारतीय संस्थान है जिसकी रैंकिंग में गिरावट आई है, और यह 454वें स्थान से गिरकर 477वें स्थान पे आ गया है। ये IIT दिल्ली वाला पॉइंट थोड़ा सा मुझे कुछ मिसप्रिंट है, इसको आप देख लीजिए, मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, दिल्ली के जो यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्जन में क्लियर है, ड्रॉपिंग प्लेस, और दिल्ली 197 में से शायद 150वें स्थान में आ गया। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इसको कमेंट कर दूंगा, दिल्ली वाला थोड़ा डाउट है। फैक्ट्स यहाँ पे हमने अपने पूरा कुछ लिंक दे रखे हैं अपने सारथा क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सारथा क्लासेस ऐप, ब्लॉग चैनल का नहीं दिया तो कभी आप अगर हमारा नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं, हमारा नंबर 9506543831 व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक मेरे लिंक्स मिल जाएंगे। तो किसी भी ग्रुप से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी जानकारी से अपडेट रह सकते हैं।
तो करंट अफेयर्स का पहला पार्ट था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप पढ़ने वाला वीडियो देखें कम से कम 2 बार जरूर देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।